उर्मिलेश जी, अब मैं आपसे एक बड़ा ही सैद्धांतिक सवाल करता हूं। सैद्धांतिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो आरएसएस का अपना प्रोजेक्ट था, या जो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रोजेक्ट है हिंदुआइज करने का, खासकर पिछड़ी जातियों को, दलितों को, वो पिछले दिनों वो लग रहा था कि दरअसल वो प्रक्रिया अब धीमी पड़ती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस उसमें कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा प्रोजेक्शन भी था और ऐसा जमीन पर दिख भी रहा था। जिससे बात करिए, वो यादव बाद में था, पहले हिंदू था, कुर्मी बाद में था, पहले हिंदू था, मौर्य बाद में था, पहले हिंदू था, ये बात थी। क्या वो प्रक्रिया रुकती हुई दिखाई पड़ रही है, या हम लोगों के सामने एक मायाजाल है, हम सच्चाई नहीं देख पा रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत रिलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, क्योंकि आपने वामपंथियों के कॉन्टेक्स्ट में मेरी राय अपने मुंह से मेरी राय आप वामपंथी नहीं है, आप वामपंथी नहीं है, मैं जानता हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना। नहीं, मैं समाजवादी सर, समाजवादी तो मैं कभी जीवन में नहीं रहा, छात्र जीवन में भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं पत्रकार हूं, और छात्र जीवन में जो मैं था वो सभी जानते हैं। लेकिन मैं पत्रकारिता में जब से आया तब से मेरी कोई राजनीतिक पार्टी या कोई लाइन नहीं है। मेरे पास राजनीतिक विचार है, वो अलग बात है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, भारत के अधिसंख्य, मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, अधिसंख्य जो साम्यवादी हैं या वामपंथी हैं, उनके अंदर सोशल जस्टिस का जो कंटेंट है या कंपोनेंट है, वो न होने की वजह से वो भारत में लगातार निरर्थकता की तरफ जा रहे हैं। केरल अगर जीवित है वामपंथियों के दुर्ग के रूप में, तो सिर्फ इसलिए है कि ईएमएस नंबूदिरीपाद से लेकर और नैनार और वीएस अच्युतानंदन और आज पिनरई विजयन तक सोशल जस्टिस का कंटेंट सीपीआईएम ने केरल में जीवित रखा है। तो जहां नहीं रहेगा सोशल जस्टिस का कंटेंट, वहां पर वामपंथ भारत जैसे मुल्क में कामयाब नहीं होगा। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आप मानकर चलिए कि इस देश की सबसे मेहनत करने वाली पार्टी है। आज भी मैं कह रहा हूं, विजय जी तो उसके एक्सपर्ट हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, बहुत कम जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वो बहुत मेहनत करने वाली पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। इस देश में कार्डर बेस्ड पार्टी पहले से लेफ्ट होता था, लेफ्ट के पास बहुत कम स्थितियां रह गई हैं, केवल केरल तक सीमित है। कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं बिहार में, और महाराष्ट्र में भी छोटे पॉकेट्स हैं। लेकिन आज आप देखिए कि उसके पास चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं। मणिपुर में उसके पास प्रवक्ता से लेकर एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट सब आपको मिल जाएंगे। पांचजन्य भी मणिपुर में काम करने लगा है। मैंने कल देखा किसी चैनल पर पांचजन्य का प्रवक्ता, पांचजन्य का रिपोर्टर वहां पर बोल रहा था। तो ये अलग है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सोशल मोबिलाइजेशन जो बीजेपी आरएसएस ने पिछले 30 सालों में किया और उसको कामयाबी मिली, इसीलिए उसकी इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह की सरकारों को इतना बहुमत कभी नहीं मिला। तो इसीलिए मिला क्योंकि पिछड़ों को उन्होंने जोड़ा हिंदुत्व के साथ, और पिछड़ों को जोड़ा इसलिए कि मंडल की जो राजनीति करने वाले लोग थे वे फेक, काफी उनसे काफी निराशा हाथ लगी लोगों को, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या अन्य लोग हो। उनसे बहुत मोहभंग हुआ पिछड़ों का कि अरे हमने क्या सोचकर इनको लाया था और ये क्या कर रहे हैं। तो उसकी वजह थी कि कोई बड़ा विजन नहीं था जो दक्षिण भारत के पिछड़े नेताओं के पास था, चाहे वो अन्ना दुराई हो या इवन करुणानिधि हो बाद के दिनों में। और केरल में भी जो ईएमएस नंबूदिरीपाद जो एक ब्राह्मण थे और गौरियम्मा उनकी रेवेन्यू मिनिस्टर थी, और उसके बाद के जितने नेता थे, या इवन कर्नाटक में देवराज अरस ने जो काम किया, खासकर लैंड रिफॉर्म्स का काम, तो ये जो चीजें थी वो नॉर्थ में बिल्कुल गायब थी। तो मंडल ने जो अपने रिपोर्ट में, मंडल की रिपोर्ट की एक ही केवल बात याद की जाती है और वो है आरक्षण, लेकिन उसने लैंड रिफॉर्म से लेकर न जाने क्या क्या किया, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने सब इग्नोर कर दिया। एक सेकेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब धीरे धीरे जो भावनात्मक मोबिलाइजेशन पिछड़ों का किया, क्योंकि वो अपने पिछड़े नेताओं से निराश थे, बीजेपी आरएसएस ने, वो धीरे धीरे सरक रहा है। धीरे धीरे मैं इसलिए सरकता कह रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में उसी सोशल जस्टिस प्लैंक पर बीजेपी आरएसएस अब बुरा हाल उसका हो रहा है, जिसके नाम पर उसने मोबिलाइज किया था, प्लस हिंदुत्व जोड़ दिया था। अब आज एक घटना बताऊं आपको कि 14%
आरक्षण लागू है मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह चौहान नाम के पिछड़े वर्ग से आने वाले बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी 28, जैसे प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कितने सारे लोगों को मंत्री बना दिया। तो ये जो बीजेपी का टोकनिज्म है, सोशल जस्टिस वाला, ये टोकनिज्म एक्सपोज हो रहा है। अब आप 14% केवल रिजर्वेशन देंगे मध्य प्रदेश में, जहां पिछड़ों की आबादी 52% के आसपास मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम था, उन्होंने अभी हाल में वो किया, वो भी कोर्ट वगैरह में फंसा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इससे हाल के दिनों में जो रोजगार का संकट पूरे देशव्यापी पैदा हुआ है, बिकॉज आर्थिक संकट पूरे देश में आज है, कोरोना के दौरान और कोरोना से पहले की बात है। इससे मुझे लगता है कि बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई है। उसके जो इतने हिंदुत्ववादी एजेंडे हैं वो एंटी फार्मिंग कम्युनिटी जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में गऊ और बैल और सांड को जो छुट्टा छोड़ा गया है, इससे पूरी किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। किसान आंदोलन ने बेसिक सवाल जो उठाए थे, भले ही उसके पक्ष में ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी में किसान खड़े नहीं हुए, सिर्फ वेस्टर्न यूपी के किसान खड़े हुए, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरे यूपी में पड़ा है। मेरा यह मानना है कि ये जो चर्निंग है उसका रिफ्लेक्शन होगा ये चुनाव में। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि इसका फायदा अखिलेश यादव को कितना मिलेगा। सरकार बन भी जाएगी तो क्या आगे उनका पूरा विजन बदल जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।